Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing well for your preparation. So today we are going to discuss regarding pulmonary TB. So pulmonary TB के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. So वेरी सिंपल, पल्मोनरी टीबी को बहुत सारे नाम से जाना जाता है. लाइक इट इज ऑल्सो नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर डिजीज और डिजीज ऑफ पुअर मैन एंड वाइट प्लेग. ठीक है. सो ये हमारा अदर इन्फॉर्मेशन के लिए मे बी वन लाइनर एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं. सो बेसिकली जो हमारा पल्मोनरी टीबी है, पल्मोनरी मतलब लंग्स में टीबी हो जाना, सिंपल. सो पल्मोनरी टीबी जो है, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इन्फेक्शियस डिजीज, वेरी वेरी मच इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, हमारे लंग्स एंड लंग्स के पैरेन्काइमा को अफेक्ट करता है. ठीक है ना. सो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी इन्फेक्शियस डिजीज दैट अफेक्ट द लंग्स एंड पैरेन्काइमा. ठीक है. बट ये होता किससे, इन्फेक्शियस तो है बट होता किससे है. सो द कॉजेटिव एजेंट इज द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है ना. सो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर पल्मोनरी टीबी. एंड ये जो बैक्टीरिया है ना, दैट इज द एसिड फास्ट ट्यूबरकल बेसिलाई होता है. तो यहाँ से भी एमसीक्यू आ रखा है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कौन सा है. सो इट इज एसिड फास्ट ट्यूबरकल बेसिलाई होता है, जो कि लंग्स एंड पेरेन्काइमल को अफेक्ट करेगा. दैट इज नोन एज पल्मोनरी टीबी. सो ये तो हमारे मैन की बात हो गई है ना, कि ये ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करेगा. दिस डिजीज, दिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो अफेक्ट द कैटल्स. जो कैटल्स होते हैं, बेसिकली जो हमारे एनिमल्स कैटल्स होते हैं, उनको भी अफेक्ट करता है. उसको बोला जाता है बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस. राइट. सो ये तो सिंपल सी बात हो गई. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे ही लेट सपोज टीबी का जो बैक्टीरिया आया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया, एंड दिस इज योर लंग्स, दिस इज योर लंग्स है, हमारा ये लंग्स है. ठीक है. हमारा ये अपर लोब हो गया, ये हमारा लोअर लोब हो गया. तो जैसे फर्स्ट टाइम टीबी आया, लेट सपोज आई एम वर्किंग इन द हॉस्पिटल, तो ऑफकोर्स बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो टीबी से इन्फेक्टेड आते हैं. सो उनको टीबी है, एंड मैंने क्या बोला, दिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी जो बैक्टीरिया है, जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी मच इन्फेक्शियस डिजीज. बेसिकली ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है. मतलब कि ये जो इसकी जो साइज ऑफ पार्टिकल है, दैट इज लाइक लेस देन 5 माइक्रोमीटर होता है. एंड ये लाइक हमारे लॉन्ग टाइम तक, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रेवल करता है. ठीक है ना. सो लाइक एंड ये लाइक जो पेशेंट, जिस पेशेंट को है, तो उसके जो टॉक स्नीज करेगा, टॉक करेगा, जो भी करेगा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है उसके थ्रू भी ये फैलता है. सो इट इज वेरी मच इन्फेक्शियस डिजीज. तो अब वो हॉस्पिटल में आए हैं, सपोज मैंने मास्क नहीं लगा रखा है 95, तो ऑफकोर्स वो बैक्टीरिया मेरे अंदर तो आएगा ही आएगा. ठीक है. सो जैसे वो बैक्टीरिया मेरे अंदर आया, तो सबसे पहले जो प्राइमरी साइट होगा ना, सबसे पहले जो वो लैंड करेगा हमारे लंग्स में, तो लंग्स में जब वो आएगा, तो प्राइमरी साइट टू लैंड इन द लंग्स, दैट इज द अपर लोब. अपर लोब, जो हमारा अपर लोब है ना, उसके लोअर रीजन में, या फिर लोअर लोब का जो लोअर है उसके अपर रीजन में. ठीक है ना. सो दिस इज द साइट अपर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द अपर लोब, या तो हमारे लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब, या फिर अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब. इसको ये सबसे पहले यहाँ पे आके ये बैक्टीरिया बैठ गया. ठीक है ना. सो दिस इज द प्राइमरी साइट. यहाँ से एमसीक्यू आता है कि प्राइमरी साइट ऑफ इन द लंग्स दैट लैंड द बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो लैंड करता है, दैट इज द अपर लोब ऑफ लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब और लोअर लोब ऑफ अपर पार्ट. सो बेसिकली दिस इज द रीजन. तो यहाँ पे आके सपोज यहाँ पे ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लैंड किया, तो यहाँ पे ये लैंड किया, यहाँ पे लीजन फॉर्म करेगा. प्लस जो यहाँ पे लिम्फ नोड होंगे, जो हाइलर लीजन में जो लिम्फ नोड होगा, उसको भी अफेक्ट करेगा. ठीक है ना. सो यहाँ पे एक लीजन बनाया, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन किया, इस लंग्स के इस रीजन पे इन्फ्लेमेशन किया, प्लस जो अगल बगल जो लिम्फ नोड है उसको अफेक्ट करेगा. तो जो एक लीजन फॉर्म करेगा, एंड उस लीजन को बोला जाता है गोन्स कॉम्प्लेक्स. गोन्स कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, कुछ नहीं है. गोन मतलब कि गो टू नोड है ना, गो टू नोड मतलब कि वो जो बैक्टीरिया आया, यहाँ पे लैंड किया, एंड वो नोड्स के पास गया, एंड लीजन फॉर्म किया, दैट इज नोन एज गोन्स कॉम्प्लेक्स. है ना. सो गोन कॉम्प्लेक्स बेसिकली कहाँ दिखेगा आपको, प्राइमरी टीबी में. फर्स्ट टाइम टीबी हुआ हमारा, बेसिकली हमारे अपर लोब ऑफ लोअर पार्ट, या फिर लोअर लोब ऑफ अपर पार्ट को अफेक्ट किया, एंड वहाँ के लिम्फ नोड को अफेक्ट किया, एंड एक लीजन फॉर्म किया, दैट इज नोन एज गोन्स कॉम्प्लेक्स. दैट इज द प्राइमरी टीबी हुआ. ठीक है ना. लेट सपोज मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, सो गोन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, देन वो क्या हो जाएगा, कैल्सीफाइड हो जाएगा. वो जो रीजन है यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाएगा. तो लेट सपोज अगर मेरा एक्सरे होगा, तो उसमें आपको
कैल्सिफिकेशन दिखेगा, बट मेरे को टीबी नहीं है, बट वो कैल्सिफिकेशन है, इट मीन्स मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो जस्ट वो रीजन क्या हो गया, कैल्सिफाइड हो गई है ना। सो दैट इज द कैल्सिफिकेशन। बट लेट्स सपोज अगर मेरी इम्यूनिटी, अभी लेट्स सपोज वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हुआ है, ठीक है ना, अभी मेरी इम्यूनिटी सही है। लेट्स सपोज अगर मेरी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो गई है, या फिर जो बैक्टीरिया ऑलरेडी था वहाँ पे जो बैक्टीरिया ऑलरेडी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो रीएक्टिवेट हो गया है, तो सेकेंडरी टीबी होगा। तो सेकेंडरी टीबी होगा तो क्या होगा, वहाँ पे लोअर इन्फ्लेशन होगा, वहाँ पे लाइक अगल बगल के एरिया में फैल जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो साइट ऑफ प्राइमरी टीबी लैंड, और प्राइमरी टीबी जब फर्स्ट टाइम टीबी होगा तो इट इज ए लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब, और अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब पे वो बैठेगा, एंड वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, गोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो गोन कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ गया, गोन कॉम्प्लेक्स इज नथिंग, इट इज द प्राइमरी साइट जहां पे वो बैठेगा वो बैक्टीरिया, एंड द अगल बगल का जो लिम्फ नोड है उसको जो अफेक्ट करेगा एंड एक लीजन बनाएगा, दैट इज द गोन कॉम्प्लेक्स, मतलब गो टू द नोड, राइट। देन अगर वही बैक्टीरिया रीएक्टिवेट हो जाएगा, या फिर हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो अगर वही जो बैक्टीरिया जब आएगा तो अब वो कहाँ पे, अब उसका एरिया, अब वो कहाँ पे बैठेगा, अब वो उसका जो इन्फेक्टेड एरिया है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ ये फैलेगा। मतलब कि सेकेंडरी टीबी और रीएक्टिवेशन या फिर पोस्ट प्राइमरी टीबी में वो बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड होता है, एट द एपेक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि प्राइमरी टीबी का जो साइट है इट इज द लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब और अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब, बट द सेकेंडरी टीबी या फिर रीएक्टिवेशन हो गया या फिर पोस्ट प्राइमरी टीबी के बाद जब फिर से हुआ है उसको, तो जो लोकेशन होगा दैट इज द एट एपेक्स, एपेक्स को अफेक्ट करेगा, ये पार्ट को पूरा अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। सो प्राइमरी टीबी का पार्ट ये है, एंड सेकेंडरी का मतलब ऊपर की तरफ ये पूरा फैलेगा। सो ये हमारा पार्ट हुआ, ठीक है। सो दिस इज द एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, थ्रू ड्रॉपलेट के थ्रू भी होता है। सो प्राइमरी पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ, प्राइमरी पल्मोनरी इन्फेक्शन होकर क्या फॉर्म करेगा, गोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा इन द लंग्स, एंड इन द रीजनल लिम्फ नोड में गोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, ठीक है ना। देन सेकेंडरी टीबी होगा, अगर इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो गई या फिर रीएक्टिवेट हो गया बैक्टीरिया का, तो सेकेंडरी टीबी होगा। सेकेंडरी टीबी में क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो मतलब अगल बगल फैलने लग जाएगा, पूरे ऑल ओवर बॉडी में फैलने लग जाएगा। तो सबसे पहले वो एक पार्ट में था, वो एक लोअर पार्ट, लाइक अपर पार्ट का एक लोअर रीजन में था, या फिर लेट सपोज नीचे वाले पार्ट में के अपर पार्ट में था। अब वो क्या होगा, ब्रोंको निमोनिया में हो जाएगा, मतलब कि ब्रोंकस में फैल जाएगा। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, वो हमारे ब्रोंकस में फैल जाएगा, ब्रोंकस में फैल जाएगा तो ब्रोंको निमोनिया हो जाएगा। देन और क्या करेगा, ये लंग्स बेसिकली किससे भरा होता है, हवा से भरा होता है, लंग्स हमारा बेसिकली हवा से, एयर से फिल्ड है, बट वो जो बैक्टीरिया है वहाँ वो पस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, पस वगैरह, फ्लूइड वगैरह लीक करेगा, तो जिसकी वजह से जो लंग्स है वो क्या होने लग जाएगा, सॉलिड होने लग जाएगा, कंसोलिडेशन होने लग जाएगा। तो ये सारे साइन किसके हैं, सेकेंडरी टीबी का। प्राइमरी टीबी का क्या साइन था, गोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, बट इन सेकेंडरी टीबी में क्या होगा, ब्रोंकोनिमोनिया होगा, क्योंकि ब्रोंकस में फैल गया है वो टीबी। देन कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो क्या, एक फ्लूइड लीक कर रहा है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे रिलीज हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट वो जो लंग्स है वो कंसोलिड होने लग जाएगा, सॉलिड होने लग जाएगा, ठीक है ना। सो कंसोलिडेशन होगा, लोअर इन्फ्लेशन होगा, सेगमेंटल कोलैप्स होगा, ऑफकोर्स लेट सपोज उसने ब्रोंकस को इन्वॉल्व किया, अब ब्रोंकस को इन्वॉल्व किया तो आगे तो एयर फिल्ड ही नहीं होगा, तो जो सेगमेंट है, जो एल्वियोली है, वो क्या होने लग जाएगी, कोलैप्स होने लग जाएगी आगे वाले रीजन। सो सेगमेंटल कोलैप्स होने लग जाएंगे, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। मैंने बताया था ना, प्लूरल इफ्यूजन पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि हमारा ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है और एक्सुडेटिव होता है। सो एक्सुडेटिव में जो रीजन है वो क्या है, इन्फ्लेमेटरी की वजह से हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से हो रहा है, जैसे कि टीबी की वजह से हो रहा है। सो टीबी की जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो फ्लूइड का लीकेज हो जाएगा। सो प्लूरल स्पेस में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, एंड वो जो फ्लूइड होगा वो ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव नेचर होगा, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होंगे, है ना, सेल्स बहुत ज्यादा होंगे। सो प्लूरल इफ्यूजन होगा, है ना। स्ट्रॉ कलर का जो हम फ्लूइड एस्पिरेट करेंगे बाय थ्रेकोसिंथेसिस, तो वो जो फ्लूइड का जो कलर होगा दैट इज स्ट्रॉ कलर होगा, एंड लिम्फोसाइट होगा। ऑफ कोर्स कभी भी बैक्टीरिया अगर टीबी होगा, लेट सपोज टीबी ऑफ मेनिंजिस भी हुआ, तो हम सीएसएफ हम जब चेक करते हैं तो स्ट्रॉ कलर का होता है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है ना, वही होगा। शुगर एंड प्रोटीन कम हो जाएगा, एडिनोसाइन डीएमिनाइज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। सो प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, मिलियरी टीबी हो सकता है, अगल बगल के ऑर्गन्स में फैल सकते हैं, है ना। जो टीबी है वो अगल बगल, लाइक स्प्लीन हो गया, लंग्स हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, मेनिंजिस हो गया, है ना, बोन हो गया, तो उधर उधर फैल सकता है। उसके अलावा हमारे पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो सकता है ना, मतलब जो हमारा हार्ट है
हार्ट के अराउंड भी लेयर है, पेरिकार्डियल एंड विसरल प्लूरल जो है उसके बीच में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, सो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। सो ये हमारा सेकेंडरी टीबी का साइन है। प्राइमरी टीबी का साइन क्या था, गोन कॉम्प्लेक्स। सेकेंडरी टीबी में ये सारे मतलब कि फैलने लगा है, वो जो टीबी आया अब वो अगल बगल जगह पे फैलने लगा है, तो ब्रोंकोनिमोनिया हो गया, लोअर इन्फ्लेशन हो गया, हमारा क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन होने लग जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन होने लग जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होने लग जाएगा, मिलियरी टीबी होने लग जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारा सेकेंडरी टीबी का है। एंड देन सेकेंडरी टीबी में मैं आपको बेसिकली सिम्टम्स देखने लग जाएंगे। सिम्टम्स में लाइक आपको फीवर होगा, लाइक बेसिकली इवनिंग में आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्रोनिक कफ होगा, वेट लॉस होने लग जाएगा, है ना, एंड भूख भी बहुत कम लगेगी, नाइट में स्वेटिंग होगा। दिस इज द कार्डिनल साइन बोल सकते हो आप, कार्डिनल साइन फॉर टीबी, ठीक है ना। सो फीवर, क्रोनिक कफ, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया एंड नाइट स्वेटिंग। उसके अलावा हीमोप्टाइसिस भी होता है एंड प्लूरल रब भी होता है, तो पेन भी होता है, चेस्ट पेन भी होता है बिकॉज ऑफ द प्लूरल रब, है ना। एंड हीमोप्टाइसिस होता है बेसिकली जो ब्रोंकियल आर्टरी है ना, ब्रोंकियल आर्टरी की वजह से, ब्रोंकियल आर्टरी की वजह से हीमोप्टाइसिस होता है। बट समटाइम्स मैसिव हीमोप्टाइसिस होता है। लाइक मैसिव का बोलेंगे जब 500 to 600 ml पर डे अगर इतना ज्यादा ब्लड आएगा तो उसको हम बोलेंगे हीमोप्टाइसिस, ठीक है ना, मैसिव हीमोप्टाइसिस। एंड जो इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज द ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं। सो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं। प्लस स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी होता है। एक्सरे जब आप करवाओगे तो उसमें आपको स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस दिखेगा। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस लाइक दिस, आपको ऐसे लगेगा पूरा स्नोई स्नोई है ना, सो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस होगा ऑन द एक्सरे, ठीक है। सो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होता है ना, सो सबसे पहले वो लिम्फ नोड को सबसे पहले वो लिम्फ नोड में फैलेगा, देन प्लूरल स्पेस में फैलेगा, देन हमारा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में फैलेगा, है ना। सो ये हमारा ऑर्डर है, सबसे पहले लिम्फ नोड, देन हमारा प्लूरल, देन हमारा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में फैलेगा। तो आप ऐसे याद करो, LPG, लिम्फ नोड, प्लूरल एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में। सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब हमारे पल्मोनरी से एक्स्ट्रा जगह पे फैलने लग जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन ऑन द एक्सरे एक तो टीबी में होता है, एंड दूसरा सिलिकोसिस जो हमारा ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज आपने पढ़ा होगा, सिलिका की वजह से सिलिकोसिस में भी दिखता है, एंड चिकन पॉक्स निमोनिया में भी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऑन द एक्सरे दिखता है। सो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है ना। सो आपको प्राइमरी टीबी समझ में आ गया, मतलब फर्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होगा, फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में जब टीबी का बैक्टीरिया आएगा, आपके लंग्स में आएगा, तो वो कहाँ पे इन्फेक्ट करेगा एंड वो क्या फॉर्म करेगा, गोन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। देन वही बैक्टीरिया अगर रीएक्टिवेट हो जाएगा या आफ्टर प्राइमरी टीबी के बाद फिर से उसको टीबी हुआ, या फिर ऑलरेडी वो बैक्टीरिया अंदर था बट आपकी इम्यूनिटी उस टाइम सही थी, देन बाद में आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई तो सेकेंडरी टीबी होगा। देन आपको ये सारे ब्रोंकोनिमोनिया, कंसोलिडेशन, लोअर इन्फ्लेशन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, ये सारा कुछ करेगा, ठीक है। एंड अगल बगल के ऑर्गन्स में वो फैलने लग जाएगा, दैट इज द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होने लग जाएंगे, ठीक है ना। सो ये तो बेसिकली हमारा हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीबी के बारे में। अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, सो फर्स्ट हमारा एक होता है ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट। ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट है, इसको PPD टेस्ट भी बोलते हैं, दैट इज अ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर माउंटेक्स टेस्ट भी बोलते हैं, है ना, माउंटेक्स टेस्ट भी कहते हैं। इतना ये स्पेसिफिक नहीं है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम 0.1 ml ऑफ PPD जो हमारा प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है 0.1 ml हम इंट्राडर्मल देते हैं एंड आफ्टर 48 to 72 आवर्स के बाद हम इंड्यूरेशन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इंड्यूरेशन चेक करते हैं। सी दिस इज द, हम क्या चेक करेंगे, जो ऐसे रेज्ड पार्ट है ना, ये इन्फ्लेमेशन, ये जो रेड आपको दिख रहा है वो चेक नहीं करते हैं, ये जो रेज्ड पार्ट दिख रहा है ना ये चेक करते हैं, इंड्यूरेशन चेक करते हैं। अगर इंड्यूरेशन का साइज ना, देखो ऐसे मेजर करते हैं, अगर इंड्यूरेशन का साइज अगर मोर देन 10 mm है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। बट अगर कुछ पेशेंट होते हैं जैसे कि HIV हो गया, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स ले रहा हो, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या फिर अगर पेशेंट को रिसेंट कॉन्टेक्ट ऑफ TB पेशेंट का हो, तो इन दैट केस अगर मोर देन या इक्वल टू 5 mm भी होता है तो उसको भी पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है ना। सो ये हमारा एक ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट होता है हमारा स्मीयर टेस्ट। स्मीयर टेस्ट इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये बेसिकली करते हैं। स्मीयर टेस्ट में क्या होता है, स्मीयर टेस्ट को AFB एसिड फास्ट बेसिलाइज स्मीयर टेस्ट या फिर स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी या फिर जेडन स्टेन, जीन नेल्सन स्टेन टेस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम अर्ली मॉर्निंग स्प्यूटम सैंपल लेते हैं एंड उसको उसके स्मीयर करते हैं, ठीक है ना, उसके स्मीयर करते हैं एंड उसको चेक करते हैं कि उसमें जो बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमारे एक्सरे ऑफ चेस्ट करते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स सपोज आपने स्मीयर किया, स्मीयर पॉजिटिव आया, मतलब स्मीयर में
प्रेजेंट है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, प्लस एक्सरे आपने किया तो एक्सरे में भी आपको पूरा कंसोलिडेशन वगैरह सब कुछ दिख रहा है। सो इट मीन्स स्मीयर भी पॉजिटिव है, एक्सरे भी पॉजिटिव है, इट मीन्स दिस इज द माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म टीबी, मतलब कि टीबी क्या है, कंफर्म है। देन सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है कि स्मीयर पॉजिटिव है, स्मीयर पॉजिटिव आया है बट एक्सरे नेगेटिव, एक्सरे में आपको कुछ भी कंसोलिडेशन, कुछ भी आपको लोअर इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, सो एक्सरे नेगेटिव है बट स्मीयर पॉजिटिव है, सो दिस इज ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म टीबी होगा, ठीक है ना। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हमारा हो सकता है कि जो हमारा स्मीयर नेगेटिव है और एक्सरे एक्सरे क्या है, पॉजिटिव है, स्मीयर नेगेटिव है, एक्सरे पॉजिटिव है, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सीबी नेट करेंगे, मतलब कि टीबी कंफर्म नहीं होना जब तक स्मीयर से पॉजिटिव नहीं हुआ, स्मीयर में कंफर्मेशन नहीं हुआ, आपने स्मीयर अपने स्पूटम सैंपल लेके आपने उसका एएफबी करवाया था बट उसमें आपको नेगेटिव मिला है ना, तो इन दैट केस हम सीबी नेट करते हैं, आगे पढ़ेंगे सीबी नेट क्या होता है। या फिर फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकता है कि स्मीयर भी नेगेटिव है और एक्सरे में भी आपको कुछ फाइंडिंग नहीं मिल रहा है बट क्लिनिकल सस्पिशन है कि हाँ उसको फीवर है, उसको कफ है, उसको नाइट स्वेटिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं कफ है, नाइट स्वेटिंग हो रहा है, उसका वेट लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, मतलब क्लिनिकल सस्पिशन है कि इसको हो सकता है बट आपका स्मीयर भी नेगेटिव आया है और एक्सरे में भी कोई फाइंडिंग नहीं दिख रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो हम सीबी नेट करते हैं, ठीक है ना, सो सीबी नेट करते हैं। सो सीबी नेट में बेसिकली क्या होता है, सीबी नेट में दैट इज अ कार्ट्रिज बेस, इसमें ना एम्प्लीफिकेशन एसिड टेस्ट होता है, इसमें क्या बेसिकली करते हैं, इसको जीन एक्सपर्ट भी बोलते हैं। सो ये टेस्ट ना बहुत बढ़िया है, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट है कि नहीं है, फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग आपको रिफेम्पिसिन के बारे में पता चल जाएगा कि जो टीबी बैक्टीरिया है वो रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट है या रेजिस्टेंट नहीं है, तो इसमें दो चीजों का पता चलता है, एक तो टीबी का पॉजिटिव भी पता चल जाता है एंड सेकंड थिंग आपको रिफेम्पिसिन से सेंसिटिव है कि रेजिस्टेंट है क्या है वो भी पता चल जाता है। सो ये दो चीज बताता है, इसको सीबी नेट को जीन एक्सपर्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। सो सीबी नेट और जीन एक्सपर्ट बेसिकली कब कब करते हैं, या तो अगर स्मीयर नेगेटिव है, एक्सरे पॉजिटिव है, फर्स्ट केस हो गया, स्मीयर नेगेटिव है, एक्सरे पॉजिटिव है, फर्स्ट केस। सेकंड है कि अगर स्मीयर भी नेगेटिव है और हमारे एक्सरे में भी कोई फाइंडिंग नहीं है बट क्लिनिकल सस्पिशन है, सेकंड फाइंडिंग। थर्ड, अगर पेशेंट लिव विथ एचआईवी, पेशेंट जो है पेशेंट एचआईवी का पेशेंट है, एचआईवी के पेशेंट में भी आपको हो सकता है कि स्मीयर पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव आए और एक्सरे में भी फाइंडिंग ना दिखे, क्योंकि उसमें स्मीयर पॉजिटिव कब आएगा, जब कुछ जो कैविटी है, मतलब स्पूटम सैंपल बेसिकली लेंगे, अंदर जो हमारा कैविटी बना है वो बिग कैविटी होगा, उसमें बिग कैविटी के अंदर उसके अंदर फ्लूइड होगा, बिग कैविटी होगा तभी आपका स्मीयर पॉजिटिव आएगा। अगर लेट सपोज कैविटी स्मॉल है तो स्मीयर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो अगर स्मीयर जो कैविटी है वो स्मॉल होगा, इट डजंट मीन कि उसके अंदर टीबी नहीं है ना। सो अगर जो कैविटी पॉजिटिव होता है, बड़ा होता है, बिग होता है, तभी स्मीयर पॉजिटिव आता है बेसिकली, ठीक है ना। सो अगर जो कैविटी स्मॉल है सो वो बेसिकली हमारे स्मीयर में इतना डिटेक्ट नहीं होगा, तो हम सीबी नेट करते हैं, ठीक है ना। सो पीपल लिव विथ एचआईवी हो गया, देन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में भी हम क्या करते हैं, सीबी नेट करते हैं टू सी की रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट है कि नहीं है। सो फर्स्ट हो गया हमारे स्मीयर नेगेटिव, एक्सरे पॉजिटिव, सेकंड हो गया हमारे स्मीयर नेगेटिव, एक्सरे भी नॉट पता ही नहीं है, एक्सरे नॉट अवेलेबल, लेट सपोज एक्सरे वहाँ पे एक्सरे का क्या बोलते हैं, एक्सरे का वहाँ पे कुछ जुगाड़ ही नहीं, एक्सरे हो ही नहीं सकता। सो सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड हमारा पीपल विथ एचआईवी हो गया। फोर्थ हमारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में करते हैं। फिफ्थ हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में भी हम सीबी नेट करते हैं। एंड सिक्स हम पीडियाट्रिक्स केसेस में, पीडियाट्रिक्स टीबी में भी हम सीबी नेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर फीवर मोर देन 2 वीक हो, अनरिलेंट कफ हो, वेट लॉस हो रहा हो, सो इन दैट केस हम पीडियाट्रिक्स टीबी में भी हम क्या करते हैं, सीबी नेट करते हैं और जीन एक्सपर्ट करते हैं। सो सीबी नेट करेंगे तो तीन चीजें हो सकती है, या तो रिफेम्पिसिन सेंसिटिव होगा, मतलब कि यस माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म टीबी है ये, या फिर रिफेम्पिसिन इनडिटरमिनेंट होगा, तो हम सीबी नेट को फिर से रिपीट करेंगे, या फिर हम लिक्विड कल्चर बैकटेक करेंगे। लिक्विड कल्चर बैकटेक ना इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। सो लिक्विड कल्चर बैकटेक करते हैं अगर रिफेम्पिसिन इनडिटरमिनेट आता है। एंड थर्ड हमारा है रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है, ठीक है। सो तीन चीजें हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टीबी का कंफर्मेशन हो जाएगा, प्लस हमें ये भी पता चल जाएगा कि रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट है या फिर रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। सो हमारा ट्रीटमेंट, अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या है। सो ट्रीटमेंट हमारा फर्स्ट कैटेगरी 1 है, दैट इज द न्यूली डायग्नोस्ड केसेस का, न्यूली डायग्नोस्ड केसेस का जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी 1 है, जिसमें हम क्या देते हैं, जिसमें हम देते हैं
इसमें हमारा एक इनिशिएशन इंटेंसिव फेस होता है, एक हमारा होता है कंटिन्यूएशन फेस। इंटेंसिव फेस 2 महीने का होगा, इसमें इंटेंसिव फेस होगा, है ना, इंटेंसिव फेस, और एक हमारा होता है कंटिन्यूएशन फेस। इंटेंसिव फेस का हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो जल्दी से जल्दी जो बैक्टीरिया, जो एक्टिव बैक्टीरिया उसको किल करना है, ठीक है ना, दैट इज द इंटेंसिव फेस में हम क्या देंगे 2 महीने के लिए, फॉर 2 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए हम क्या देंगे HRZD। HRZD क्या है, H इज द आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड रिफैम्पिसिन, और हमारा Z इज द पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड हमारा हो गया, और E इज द इथैम्ब्यूटोल, इथैम्ब्यूटोल, ठीक है ना। सो HRZD, HRZD आइसोनियाजिड रिफैम्पिसिन पायराजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटोल देंगे फॉर 2 मंथ के लिए, दैट इज द इंटेंसिव फेस हो गया। देन कंटिन्यूएशन फेस में मतलब कि वापस से वो जो बैक्टीरिया है वो रिलैप्स ना हो जाए, पूरा का पूरा तरीके से अच्छे से एलिमिनेट हो जाए, तो 4 मंथ के लिए हम क्या देते हैं HRE देते हैं, जिसमें हम आइसोनियाजिड देते हैं, रिफैम्पिसिन देते हैं और इथैम्ब्यूटोल देते हैं। पायराजिनामाइड नहीं देते क्योंकि हेपेटोटॉक्सिक होता है ना, तो जस्ट फॉर 2 मंथ के लिए देते हैं, ठीक है ना। सो इन द इंटेंसिव फेस हम HRZE देते हैं, एंड इन द कंटिन्यूएशन फेस हम HRE देते हैं, पायराजिनामाइड नहीं देते हैं, ठीक है ना। प्लस हमारा जो ये आइसोनियाजिड है ना, आइसोनियाजिड जो है ना वो क्या करता है, न्यूरोपैथी करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, तो इसलिए हम जब HRZD देते हैं, जब हम आइसोनियाजिड देते हैं तो आइसोनियाजिड के साथ साथ हम पायरिडॉक्सिन टैबलेट भी देते हैं। पायरिडॉक्सिन दैट इज विटामिन B6 भी दिया जाता है साथ में, ठीक है ना। तो ये आपका कैटेगरी 1 हो गया फॉर न्यूली डायग्नोस्ड केसेस। देन सेकेंड मैंने आपको क्या बोला था कि सीबी नेट से हमें क्या पता चलता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंट है या नहीं है। लेट्स सपोज अगर वो रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंट है, रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंट है तो मतलब कि रिफैम्पिसिन देने का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज वो तो रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया, तो आर तो नहीं देंगे, है ना, रिफैम्पिसिन नहीं देंगे। सो उसको बोला जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का डिफाइन क्या है, ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। सो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब होता है कि रेजिस्टेंट टू रिफैम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिफैम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, सो अगर रिफैम्पिसिन से भी अगर रेजिस्टेंट है और आइसोनियाजिड से भी रेजिस्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो यानी कि आप H भी नहीं दे सकते हो, आइसोनियाजिड भी नहीं दे सकते हो, रिफैम्पिसिन भी नहीं दे सकते हो, ओनली आप पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटोल दे सकते हो। तो इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में आप क्या क्या दे सकते हो, सो इन दैट केस हम क्या देंगे LKETCSZE, मतलब कि हम क्या देंगे लिवोफ्लॉक्स, मतलब कि हम फ्लोरोकिनोलोन से कोई भी एक ड्रग देंगे, दैट इज द लिवोफ्लॉक्स देंगे। देन हम इंजेक्टेबल ड्रग देते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स में लाइक कैनामाइसिन देंगे, देन हम इथियोनामाइड देंगे और हम साइक्लोसिरिन देंगे, Z इज द पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटोल देंगे, मतलब पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटोल तो देंगे ही देंगे। एंड हमारा रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट है इसलिए हम लिवोफ्लॉक्स देंगे, कैनामाइसिन देंगे, इथियोनामाइड देंगे एंड साइक्लोसिरिन देंगे फॉर 6 मंथ के लिए, दैट इज द इंटेंसिव फेस। एंड इन कंटिन्यूएशन फेस हमारा 18 मंथ के लिए होगा, उसमें हम लिवोफ्लॉक्स देंगे, कैनामाइसिन नहीं देंगे क्योंकि कैनामाइसिन ना ऑटोटॉक्सिक होता है ना, ऑटोटॉक्सिसिटी करता है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करता है, इसलिए हम कैनामाइसिन नहीं देते हैं। लिवोफ्लॉक्स देते हैं, इथियोनामाइड देते हैं, साइक्लोसिरिन देते हैं और इथैम्ब्यूटोल देते हैं, पायराजिनामाइड नहीं देते। जैसे कि हम फर्स्ट कैटेगरी 1 में भी हम पायराजिनामाइड सिर्फ 2 मंथ के लिए देता, अगले कंटिन्यूएशन फेस में नहीं दिया था, ऐसे ही यहाँ पे भी इन कंटिन्यूएशन फेस में हम पायराजिनामाइड नहीं देते हैं और कैनामाइसिन नहीं देते हैं, बाकी ये चारों ड्रग देते हैं फॉर 18 मंथ के लिए, ठीक है। सो ये हमारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का ड्रग हो गया। देन थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन होता है XDR टीबी, मतलब कि एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट में मतलब क्या है कि वो आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन से तो रेजिस्टेंट है ही है, मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मतलब कि रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट था तो वो तो रहा ही है, रिफैम्पिसिन से भी है, आइसोनियाजिड से भी है, प्लस उसके साथ साथ ये जो हम लिवोफ्लॉक्स दे रहे थे ना फ्लोरोकिनोलोन, उससे भी रेजिस्टेंट है, मतलब एनी फ्लोरोकिनोलोन आइदर लिवोफ्लॉक्स या मॉक्सीफ्लॉक्स उससे भी रेजिस्टेंट है, प्लस एनी वन सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स, जो हमारे इंजेक्टेबल ड्रग्स है ना कैनामाइसिन, अमीकासिन, है ना, उससे भी क्या है रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 चीजों से आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, फ्लोरोकिनोलोन एंड प्लस इंजेक्टेबल जो ड्रग है उससे कोई एक से, है ना। सो एनी वन सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स लाइक AKC, अमीकासिन और कैनामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन, इनसे भी क्या है रेजिस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं XDR टीबी। दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी MCQ आता है, सो उसको बोलेंगे XDR टीबी। सो इन XDR टीबी एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में हम क्या देंगे बेसिकली 3C
2E एंड पब देंगे फॉर 6 to 12 मंथ के लिए इंटेंसिव फेज में। 3C मतलब कि कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसीरिन एंड क्लोफाजिमिन देंगे। 2E मतलब कि इथियोनामाइड एंड इथियोम्बुटोल देंगे। एंड पब मतलब कि पायराजिनामाइड एंड बिडाक्यूलिन देंगे फॉर 6 to 12 मंथ के लिए, ठीक है। एंड इन फॉर 18 मंथ के लिए इन कंटिन्यूएशन फेज में हम इथियोनामाइड देंगे, साइक्लोसीरिन देंगे, क्लोबाजिमीन देंगे, है ना, क्लोबाजिमीन देंगे, लिनिजोलिड देंगे एंड इथम्ब्यूटोल देंगे। सो ये फॉर 18 मंथ के लिए देंगे, फॉर XDR टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए देंगे। एंड इसमें ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है एंड ड्रग भी थोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा होता है ATT, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग फॉर न्यूली डायग्नोस्ड केस कैटेगरी 1, देन MDR टीबी के लिए, देन XDR टीबी के लिए, ठीक है। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जिसको लेट सपोज किसी को HIV है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको टीबी होने के चांसेस है। दैट इज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है कि किसी को अगर HIV है ना तो उसको बहुत हाई सस्पिशियस है कि उसको टीबी बहुत जल्दी हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो टीबी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ना। सो HIV प्लस टीबी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉमन ऑल्सो, जिसको बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप एक क्राइटेरिया याद करो कि अगर कोई पेशेंट HIV का है, एड्स का है, अगर उसका CD4 काउंट लेस देन 500 है तो टीबी होने के चांसेस है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में जो मोस्ट कॉमन आएगा दैट इज द टीबी हो गया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन फॉर एड्स पेशेंट। अगर CD4 लेस देन 500 है तो टीबी के चांसेस है। अगर CD4 काउंट अगर लेस देन 400 है, 200 है, 500, 200, 100 एंड 50 ऐसे याद करो। सो लेस देन 200 है तो हमारा न्यूमोसिस्टिस 0 से भी होने का चांसेस है, एंड लेस देन 100 होगा तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के चांसेस है, एंड लेस देन 50 होगा तो साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस होने के चांसेस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन जो होगा दैट इज द टीबी इज द मोस्ट कॉमन। लेस देन 500 होने पे टीबी के चांसेस है, ठीक है ना। सो ऑलरेडी वो HIV पॉजिटिव भी है एंड टीबी भी डायग्नोज हो गया है ना। सो फर्स्ट उसमें हम ATT स्टार्ट करेंगे या फिर हम उसमें लाइक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करेंगे, कौन सा पहले स्टार्ट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो अगर कोई पेशेंट HIV का है प्लस टीबी भी डायग्नोज हुआ है सो ATT भी चलेगा, एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स भी चलेंगे, प्लस कंबाइंड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी चलेगा। बट फर्स्ट क्या देंगे, फर्स्ट हम ATT देंगे, फर्स्ट हम एंटी ट्यूबरकल ड्रग देंगे फॉर 2 वीक एंड उसके बाद हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ATT स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर 2 वीक तक वो चलेगा ड्रग, देन उसके बाद हम ART स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एंड इन HIV पेशेंट में ना हम रिफेम्पिसिन नहीं देते हैं। रिफेम्पिसिन क्या है ना कि दिस इज द प्रोटीएज इनहिबिटर को, जो हमारा प्रोटीएज इनहिबिटर है जो हम ART में यूज करते हैं उसको वो इनहिबिट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ना रिफेम्पिसिन की जगह हम रिफाब्यूटिन देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देते हैं, रिफाब्यूटिन देते हैं इन प्लेस ऑफ रिफेम्पिसिन इन HIV पेशेंट, ठीक है ना। तो ये आपको 2 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है ना। सो HIV पेशेंट में ना अगर कैविटी साइज स्मॉलर भी होगा, मतलब स्मीयर नेगेटिव भी होगा, एक्सरे में आपको डिटेक्ट नहीं होगा, जब आप CV नेट करोगे तो बेसिकली आपको पता चलेगा। तो मैंने बताया था पीपल लिव विथ HIV, तो उसमें हम बेसिकली CV नेट करवाते हैं, जीन एक्सपर्ट करते हैं, बिकॉज उसका जो कैविटी साइज है ना वो स्मॉलर होता है, ठीक है ना। कैविटी साइज स्मॉलर होता है तो स्मीयर स्पुटम फॉर AF भी क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल हो सकता है। बट जब आप CV नेट करोगे ना या फिर CSF का या फिर गैस्ट्रिक लवास का, उसमें आपको बेसिकली आपको दिखेगा क्योंकि वो डिसेमिनेट होने लग जाते हैं ना। सो ये हो गया हमारा HIV का। सो HIV में ये चीजें ये इंपॉर्टेंट है एंड ये हमारा MCQ में यहाँ से पूछ लेते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये हमारे 3 ड्रग के क्लासिफिकेशन हो गया, कैटेगरी 1 फॉर न्यूली डायग्नोज केसेस के लिए, MDR TB के लिए, XDR TB के लिए, एंड दिस इज द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हमारे हो गया, स्मीयर टेस्ट हो गया, CV नेट हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है ना। एंड ये हमारा प्राइमरी टीबी क्या है, सेकेंडरी टीबी क्या है, ये बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में कहाँ कहाँ फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, सबसे पहले लिम्फ नोड, देन हमारा प्लूरल, देन हमारा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक है ना। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एंड हमारा ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, इसके अलग अलग नाम, ये साइट कहाँ पे ये लैंड करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।